So let's take Newton's law of motion today. न्यूटन के तीनों लॉस करेंगे. Let's start with first law. जितने भी तुम लोग के फोर्स के एप्लीकेशंस है, फोर्स के फॉर्मूला है, उसके लिए न्यूटन्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है, बहुत यहां से ही सारी शुरुआत हुई है. तो लेट्स नॉट फोकस ऑन स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट पे ध्यान दो. बिकॉज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग को ये लॉ यूज करने आना होता है. अगर तुम लोग आईआईटी के एग्जाम्स दोगे या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम देते हो तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है. वहां पे ये सब कुछ, वहां पे इनको यूज किया जाता है. सो यू शुड नो हाउ टू यूज इट. सो फर्स्ट लॉ में जो महत्वपूर्ण की वर्ड है वो मैं यहां पे लिखता हूं. स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब तक उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो अपने उसी स्टेट पे रहेगा. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा. स्ट्रेट लाइन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो ये पहला लॉ है. सो पहला लॉ थियोरेटिकली तो देखा जाए तो काफी सिंपल है, लेकिन जब हम बोलते हैं अप्लाई न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है. अगर मैं तुम लोग को कहूं कि डस्टर है, सपोज ये डस्टर है, इसको मैंने यहां से फेंका, सो इट विल गो इन मोशन, एक पर्टिकुलर मोशन मिलेगा. थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि डस्टर इज गोइंग इन इन्फॉर्मेशन. एक जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो इन्फॉर्मेशन में जा रहा है और थोड़ी देर के बाद वो रुक रहा है. मतलब वो अपना यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन नहीं कर पाएगा. उसका जो स्टेट है, कौन सा स्टेट, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी, तभी वो रुका, तभी उसकी स्टेट चेंज हुई. कौन सी स्टेट चेंज हुई, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बनी. तो कौन सी फोर्स अप्लाई हुई उस पर, क्यों रुक गया. कायदे से तो डस्टर को सीधा चलते रहना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, until and unless that external force is not applied, the object will continue to be in state of rest or uniform motion in a straight line. तो हम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की. एक डस्टर जो है यूनिफॉर्म मोशन पे, मैंने यहां से डस्टर फेंका और वो सीधा जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रुकेगा ही ना. क्यों रुकेगा, ऐसी कौन सी एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम कर रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स काम तो खाली है. अगर मैं डस्टर को ऐसे ही फेंकूं, नीचे से ग्राउंड से ही फेंकूं, तो वहां पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एग्जैक्टली फ्रिक्शन. तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शन. तो इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हो कि अगर आपने कभी स्पेस की वीडियोस देखी होगी, तो एस्ट्रोनॉट्स अगर कुछ फेंक देंगे स्पेस पे तो चलती रहती है. अगर ये सरफेस स्मूथ होती है, इनफाइनाइट बड़ी होती है, अगर मैं इधर से कोई भी चीज फेंक दूं तो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आ ही नहीं रही. सो दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ. अभी फर्स्ट लॉ में हम फोर्स का एक इफेक्ट देख रहे हैं. क्या इफेक्ट देख रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल सकता है या यूनिफॉर्म मोशन को बदल सकता है. मतलब क्या, अभी उसके एक एक पॉइंट्स हम उसको तोड़ तोड़ के देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो रेस्ट पे है, उस पर मैंने फोर्स लगाया. व्हाट इज फोर्स, धक्का मारना को फोर्स बोल सकता हूं, या खींचने को मैं फोर्स बोल सकता हूं. अ पुश और अ पुल इज अ फोर्स. अ पुश और अ पुल इज अ फोर्स सिंस लेमन लैंग्वेज. अभी इसको मैंने धक्का मारा और ये वेलोसिटी v से जा रहा है. सो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मोशन में आ गया. तो ये पहला इफेक्ट मैं बोल सकता हूं कि भाई पहला इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन मिला, फोर्स ही काम कर सकता है. और क्या कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको मैं रोक सकता हूं फोर्स लगा के. सो आई कैन से मोशन ऑब्जेक्ट
को मैं रेस्ट में ला सकता हूं, ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ सम वेलोसिटी u, उसको मैंने धक्का मारा, उसको मैंने जिस ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसको मैंने धक्का मारा, क्या होगा? फोर्स। धक्का मारा मतलब फोर्स मारा। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उस पर ना फ्रिक्शन फोर्स है ना कुछ है, उसको मैंने धक्का मारा, व्हाट विल हैपन? स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ओके। तो एक नई वेलोसिटी मिलेगी उसको, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली मैंने क्या किया, आई एम चेंजिंग द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में मैंने क्या बदला, उसका डायरेक्शन बदला, क्या उसका मैग्नीट्यूड बदला, उसका मैग्नीट्यूड बदला। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला है, डायरेक्शन वही है जैसे जा रहा है वैसे। ओके ना, ये तो बात होगी मैग्नीट्यूड की। क्या मैं डायरेक्शन बदल सकता हूं फोर्स के सारे? अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, क्या मैं इसको फोर्स लगा के इसका डायरेक्शन बदल सकता हूं? कैसे? किसी तो एक ही साइड पे फोर्स लगा दो। समझो इधर फोर्स लगा दिया या फिर ऐसे फोर्स लगा दिया, ओके। आई कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। I can change the direction. I can change magnitude. I can change magnitude and direction. I can change direction also without changing the magnitude. कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आपको डायरेक्शन चेंज करना है, कर सकते हो? कोई एग्जांपल ऐसा याद आ रहा है कि भाई सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो उसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है ना, हर पॉइंट है। उस पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल, परफेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं, ओके। और कुछ सोच रहे, और कुछ कर सकता है फोर्स? चेंजिंग द वेलोसिटी, चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, चेंजिंग द डायरेक्शन, मोशन को रेस्ट में, रेस्ट को मोशन में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कर सकता है। अब ध्यान देना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और मैंने उसको ऐसे फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे, और ऐसे फोर्स लगाया। ये वाला जो फोर्स है ये क्या करेगा इसके साथ में? ये वाला फोर्स इसके साथ में क्या करेगा? कौन सा इफेक्ट दिखेगा यहां पे? सर परफेक्ट एक्सप्लेन करें। एक ऑब्जेक्ट है जो सीधा जा रहा है एक्स एक्सिस में, और मैंने टेढ़ा मेढ़ा फोर्स इस पे लगाया। सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है और ऐसे फोर्स लगाया मैंने, ओके। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ में? डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कम होगी, मैग्नीट्यूड पण बदले, बदले वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पण बदले आणि डायरेक्शन पण बदले, ओके। अभी ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये हम डायरेक्टली ऐसा कर नहीं सकते, we will have to work on it. We all know what is vector and scalars. वेक्टर वो क्वांटिटी वो होती है जिसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वेक्टर में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कोई अलग अलग डायरेक्शन की चीजें हम लोग को मिलती है, फोर्स हो, वेक्टर, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं और उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देख सकता हूँ। क्यों देख सकता हूँ? क्योंकि वेलोसिटी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर वेलोसिटी ऐसे डायरेक्शन में होती और फोर्स ऐसे होता तो मैं एक ये डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करता और एक 90 डिग्री में इसको रिजॉल्व करता, मेरे लिए फिर हॉरिजॉन्टल ही हो जाता। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ मैं समझ करके बताता हूं, फिर समझोगे तुम लोग।
सपोज ये फोर्स नहीं है, फोर्स कुछ और है, बताता हूं एग्जैक्टली क्या। सपोज ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2। एक चीज है, मतलब इसको, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये डायरेक्शन में लग रहा है और एक ये डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। अगर ये दोनों फोर्स सेम है, सपोज ये भी 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां पे आएगा? ऐसे 45 डिग्री में। ओके, तो वही चीज है ये। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो F1 F2 है वो इक्वल नहीं है। तो F1 अगर ज्यादा है तो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो थोड़ा सा इधर जाएगा। अगर F2 ज्यादा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 45 डिग्री की इस तरफ आएगा। कॉमन सेंस है, इमेजिन कर सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ तुम लोग को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना है। ओके, तो इसको मैं बोलूंगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। एग्जाम में जनरली ये जो एंगल ही दे दिया जाता है जिसको हम बोलेंगे थीटा। एग्जाम में जनरली ये एंगल मालूम होती है कि भाई वेलोसिटी के साथ उस फोर्स ने क्या एंगल बनाया है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल जहां पे बना है, जिसके ऊपर बना है, वो साइड को हम लेंगे F cos थीटा। ये F कौन सा है? ये वाला F है, ये F। इस F को अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करूं, इस F को अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इधर की वैल्यू मिलेगी। अब ये कैसे मिली, क्यों मिली, वो भी समझा दूंगा क्यों मिली। इस F2 को अगर मैं नीचे की तरफ लूं तो ये बनेगा sin थीटा। ऑपरेटर मतलब जहां पे थीटा है वो साइड cos थीटा और जहां पे थीटा नहीं है वो sin थीटा। नाउ व्हाट इज cos थीटा sin थीटा हो चुका है तुम लोग, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज cos थीटा? adjacent side upon hypotenuse. एंड व्हाट इज sin थीटा? Opposite side upon hypotenuse. ओके, दिस इज f sin थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला जो फोर्स है इसका क्या इफेक्ट आएगा इस पार्टिकल पे। ये वाला जो फोर्स है ये इस पार्टिकल के साथ क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल कर रहा है? फ्रिक्शन ना, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और फोर्स भी ऐसे लग रही है, तो क्या होता है? चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये वाला फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। ठीक है, क्या ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है वेलोसिटी का? देखो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ऐसे, और फोर्स ऐसे है। तो ये वाला जो फोर्स है और वर्टिकल वाला जो फोर्स है, इसका इसके वेलोसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। फोर्स जिस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अगर उसी डायरेक्शन में है, तो मैं बोलूंगा कि इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन है। जो भी एडिशनल वेलोसिटी इसको मिली है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो। या फिर मैं ये कहूं फोर्स और एक्सेलरेशन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इस फोर्स का उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर फोर्स ऐसे जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे जा रही है तो फोर्स का एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता ना, वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो 90 डिग्री पे फोर्स लगती है ना, जो फोर्स 90 डिग्री पे लगती है वो फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये दिमाग में बिठा लो कि भाई अगर फोर्स 90 डिग्री पे है वेलोसिटी के या एक्सेलरेशन के, तो वो मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं डालेगा, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दैट्स इट। ओके, सो ये वाला फोर्स क्या चेंज कर रहा है? इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज चेंजिंग द वेलोसिटी। तो अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो F इज इक्वल टू ma, यही फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने पढ़ा है, तो यहां पे मैं फोर्स की वैल्यू F नहीं डालूंगा, F cos थीटा डालूंगा। मास तो वही रहेगा और जो भी एक्सेलरेशन आएगी। तो ऐसे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है कंसेप्चुअल चीजों को। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ काफी इजी है,
कि स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन इट विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। लेकिन उसका जब एप्लीकेशन करते हैं तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है, तभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। मोमेंटम का कुछ याद आ रहा है? मोमेंटम में क्या पढ़ा था? व्हाट इज मोमेंटम? अच्छा, फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी तुम लोगों ने सेकंड लॉ में, बताओ। सेकंड लॉ में तुम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी? फोर्स इज इक्वल टू rate of change of momentum, बराबर। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। शायद तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, फोर्सेस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये तुम लोग का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये? F इज इक्वल टू एम है, ये फॉर्मूला है। ओके, इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला निकलेगा? व्हाट इज डेल्टा टी? इट इज चेंज इन टाइम। व्हाट इज डेल्टा टी? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। बेसिकली जब हम रेट की बात करते हैं तो हम डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, बराबर। रेट ऑफ चेंज मतलब कितने समय में कितना मोमेंटम बदला। कोई डेल्टा टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जितने सेकंड्स हुए 0 to 5 सेकंड, 0 to 3 सेकंड, तो हम 3 - 0 करेंगे तो वही आंसर आ जाता है जितना टाइम लगा है। सो बेसिकली ये डेल्टा पी बाई टी भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। अभी होता ये है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ज्यादातर टाइम हम यही फॉर्मूला लेते हैं। हम ये फॉर्मूला लेते ही नहीं है, वी अवॉइड दिस फॉर्मूला। क्यों? अगर मैं बात करूं इसके डेल्टा पी की, तो ये डेल्टा एम बी बन जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो जनरली कांस्टेंट रहता है, मास जो है जनरली कांस्टेंट रहता है। सो हम मास को बाहर लेंगे। व्हाट इज दिस डेल्टा? डेल्टा मतलब चेंज। मास को हम बाहर लेंगे, डेल्टा भी करेंगे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो एम डेल्टा, डेल्टा में v माइनस u अपॉन t अपॉन t अपॉन t। सो मुझे फाइनली क्या मिल रहा है? दिस इज v माइनस u। व्हाट इज v माइनस u अपॉन t? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन। तो यहां से ये फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है ये कब आया है? जब हमने बोला कि मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो एक आदमी या पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो उसका मास कांस्टेंट है ना। लेकिन क्या वैसे केस आ सकता है कि जिस पार्टिकल पे हम स्टडी कर रहे हैं या जिस ऑब्जेक्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं उसका मास बदल रहा है? ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हो? वहां पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। Not enough space. तो क्या कोई ऐसा एग्जांपल है कि भाई चलते हुए ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है? नहीं, चलते हुए ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है अगर उसके ऊपर और कुछ आ जाए या उसमें और कुछ जुड़ जाए। हो सकता है मास कम हो सकता है। गाड़ी का पेट्रोल कम होता है ना। गाड़ी में इतना फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम गाड़ी में कैलकुलेशन करते नहीं है। गाड़ी में हम फोर्स इक्वल टू मास नहीं, इंटू ऐसे चल- उसकी रिफिल निकाल दी। नहीं किसकी? अगर जैसे एक पैन है उसके अंदर की रिफिल निकाली तो उसका मास नहीं अगर कोई इंसान चल रहा हो और चलते चलते उसका वेट कम हो जाए। चलते चलते उसका वेट जो कम की बात करो, जो हीट के फॉर्म में जो जाता है वो बहुत कम होता है। ओके, इट इज सेम लाइक गाड़ी में जैसा पेट्रोल खत्म होता है तो बहुत डिस्टेंस चलने के बाद जो पेट्रोल खत्म होता है, अगर पूरी टांकी खत्म भी हो जाए, फुल टैंक से एकदम 0 टैंक भी हो जाए,
तो भी उसके वेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उस पूरे मास पे। फर्क कहाँ पे पड़ता है कि अगर रॉकेट है, रॉकेट के केस में जो फ्यूल का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम लोगों ने हाइड्रोजन होता है। मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें देखा रहेगा कि जो फ्यूल का जो वेट है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है कि भाई इतना फ्यूल हम नहीं लेके जा सकते। फ्यूल को लेके जाने के रेस्ट्रिक्शन है, मतलब फ्यूल का वजन मैटर करता है। इट्स लाइक इट्स अ बिग चेंबर, इट्स अ बिग चेंबर। तो जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है, स्पेस तक जाते जाते फ्यूल इट्स ओवर, खत्म। तो तब तक रॉकेट बहुत छोटा हो जाता है। तो जो इतना बड़ा रॉकेट जाता है, ऊपर जाने के बाद इतना छोटा रॉकेट होता है। फ्यूल चेंबर एक बड़ा फ्यूल चेंबर वो लोग फेंक देते हैं। तो वहां पे जो फ्यूल का जो वेट है वो मैटर करता है। तो अगर आप लोग रॉकेट इक्वेशन बनाओगे तो रॉकेट इक्वेशन ये हो गया, ये रॉकेट इक्वेशन है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस कुछ बड़ी बात नहीं है, इसी को रॉकेट इक्वेशन बोल सकते हो। रॉकेट इक्वेशन में बेसिकली मास को कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता, मास इज आल्सो चेंजिंग। ओके, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी सी डायरेक्शन की बात करता हूँ। डायरेक्शन जैसे अभी ये फॉर्मूला अपने को मिल गया, F इज इक्वल टू एम। हमारे केस में जो भी हमारे सिलेबस में 12th तक जो भी एग्जांपल्स आएंगे उन सब के केस में मास कांस्टेंट होगा, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू एम। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू एम ए एक्स, Fx is equal to max, Fy is equal to may। What does it mean? जो वो वेरिएबल है उसकी जगह कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं, मैंने एक्सिस के नाम लिखे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज अगर मैं फोर्स जो है ऐसे मार रहा हूँ ऐसे, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। फोर्स अगर मैं ऐसे मार रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। जिधर से फोर्स मिलेगा उस ये डायरेक्शन ऑपोजिट में एक्सेलरेशन नहीं, उधर ही उधर ही जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं कि मैंने ऐसा फोर्स मारा और ऐसा एक्सेलरेशन किया। नहीं, मतलब मेरा बोला जिस साइड में फोर्स पड़ा उसके ऑपोजिट साइड पड़ा। नहीं, ये तो पुश की बात कर रहा हूँ। ये हो गया पुश। पुलिंग में मैं ऐसा फोर्स कर सकता हूँ, तो उससे वो मैटर नहीं करता। पुश है या पुल है वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज फोर्स का इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो कहने का तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम इस पे सवाल करते हैं तो ये सारी चीजें क्लिक नहीं होती है। ये सारी चीजें क्लिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है जो हर स्कूल में क्लास 9 तक लगभग हो जाता है, मतलब सारी टीचर्स ये सवाल पूछ लेती है कि भाई अगर मैंने बिल्डिंग से 2 ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंके, अगर मैंने बिल्डिंग से 2 ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंके अलग अलग वजन के, 1 किलो का और 100 किलो का, तो पहली कौन सी चीज नीचे गिरेगी? ओके, तो दोनों साथ में गिरती है। क्यों दोनों साथ में गिरती है? क्योंकि दोनों को खींचने वाली चीज एक ही है, अर्थ, और दोनों नीचे गिरती है विद द स्पीड ऑफ विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो सबके लिए कांस्टेंट है। मैं गिरूं या 100 किलो की चीज गिरे या 1 टन की चीज गिरे, सारी की सारी चीज उसी एक्सेलरेशन की वजह से आएगी जितनी छोटी ऑब्जेक्ट आनी है। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मास। ओके, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। ये तो एक इजी क्वेश्चन हो गया, अभी इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। सपोज हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर से मैंने बुलेट फायर की, बिल्डिंग के ऊपर से मैंने बुलेट फायर की। एट द सेम टाइम आपने बॉल फेंका, मैंने बुलेट फायर की, आपने बॉल फेंका ऐसे इसी डायरेक्शन में। मैंने बुलेट ऐसे फायर की हॉरिजॉन्टल, आपने बॉल भी ऐसे फेंका, एंड एट द सेम टाइम आपने बॉल ऐसे छोड़ दिया नीचे। ओके, ये तीनों चीजें साथ में हुई तो कुछ ऐसा नजारा होगा।
समझ, एक बुलेट है, एक बुलेट यहां से आ रही है, तो बुलेट थोड़ी लंबा जाएगा। अगर बॉल फेंकोगे तो बॉल थोड़ा सा दूर जाएगा, ज्यादा दूर नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। और जो तीसरा बॉल होगा वो जगह पे गिरेगा, ठीक है। अभी सवाल यह है कि बुलेट पहले जमीन को टच करेगा या आपका बॉल जमीन को पहले टच करेगा या आपका बॉल जमीन को पहले टच करेगा? आपका बॉल पहले जमीन को टच करेगा, मतलब ये वाला बॉल पहले जमीन को टच करेगा। व्हाट इज योर आंसर? तीनों साथ में, क्यों? क्योंकि तीनों को एक साथ में देखा गया है। ओके, जवाब वही है, तीनों साथ में गिरना है। कैसे बुलेट तो एकदम स्ट्रेट ही रहती है, मतलब तो बार में बहुत धीरे धीरे नीचे बाल जाती है। खींचने वाली चीज एक ही है। खींचने वाली चीज एक ही है, कौन? अर्थ ना। नहीं, पर उसको टाइम लगेगा बहुत नीचे। नहीं, खींचने वाली चीज एक ही है ना। नहीं, यही सही लॉजिक है। मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रही है। कौन सी फोर्स काम कर रही है? एक ये फोर्स जो हम तीनों ने लगाई, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, आपने खाली एक छोड़ दिया, तो आपका फोर्स 0। हम दोनों ने जो फोर्स लगाई वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई ऐसे, तो हमारी वजह से जो एक्सेलरेशन होना है वो हॉरिजॉन्टल जाना है। हमने नीचे फोर्स लगाई क्या? ना बुलेट को नीचे फोर्स लगी है, ना बॉल को नीचे फोर्स लगी है हमारी तरफ से। नीचे कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। सो नीचे वो लोग जिस फोर्स से आ रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो आ रहे हैं। तो नीचे दोनों की या तीनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी। जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा तीनों का। जो स्पीड आप बोल रहे हो कि बुलेट की ज्यादा है वो हॉरिजॉन्टल है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पीड उसको मैंने ज्यादा दिया। अगर आपके दिमाग में मिसाइल आ रहा है तो मैं बता दूं कि मिसाइल जो होती है, मिसाइल को पीछे से फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहता है। मिसाइल में ना, वो बुलेट को क्या मतलब एक बार छोड़ते ना तो वो धीरे धीरे नीचे एकदम स्पीड में जाएगी, फिर बाद में नीचे आती है। हाँ, वही जब तक उसको फोर्स नीचे पीछे देने वाली जो फोर्स होती है, जब तक उसको फोर्स मिल रही है तब तक वो आगे जाती है। बुलेट के केस में जो फोर्स लगी है वो इधर ही लगी है। जैसे वो बंदूक के बाहर निकली, उसको जिसने बाहर फेंका है वो खत्म। उसके बाद जितना फोर्स लगाना था लग, उसके बाद नीचे जो फोर्स लगा रहा है अर्थ, और उसका हाँ वो अर्थ ही काम करेगा, उसको नीचे खींचेगा और वो सबको एक साथ नीचे खींचेगा, अलग अलग नहीं खींचेगा। ऐसा कुछ होता नहीं कि भाई अर्थ अगर मैं हाई स्पीड से जा रहा हूं तो मैं ग्रेविटी को स्किप कर सकता हूं। मैं ग्रेविटी को स्किप नहीं कर सकता। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एरोप्लेन, एरोप्लेन को भी एरोप्लेन ग्रेविटी को स्किप क्यों करता है? क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली फोर्स मिलता है पीछे से। वो फोर्स अगर खत्म हो गया, उसकी फ्यूल खत्म हो गई तो वो भी नीचे गिरेगा ना, वो भी टिक नहीं पाएगा, वो भी ऐसे ही नीचे गिरेगा। तो एरोप्लेन के साथ साथ अगर मैं गिरूं नीचे बाजू में, तो एरोप्लेन भले ऐसा गिरे और मैं भले जगह पे गिरूं, दोनों एक साथ गिरेंगे नीचे। तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो लिखा था, Fx इज इक्वल टू max और Fy इज इक्वल टू may। तो Fy क्या है हमारा? y डायरेक्शन में क्या है? सिर्फ अर्थ का फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, और कुछ है ही नहीं ना। तो जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, मैं वही बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं है, वो उसके सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो उसने डायरेक्शन चेंज की ना, जो ऐसे आना चाहिए था वो ऐसे गया, तो उसने खाली डायरेक्शन चेंज की है। ओके, सो जो 90 डिग्री पे जो भी फोर्स एक्ट करती है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करेगी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काफी छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करता है, बताता है, और उसकी जब एप्लीकेशन हम करते हैं और उसके जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीजें दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग की किताब में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे एक कार्ट है, कार्ट को एक आदमी ऐसे खींच रहा है, तो मुझे बताओ कि उसका जो फोर्स है, ऐसे धागा ऐसे दिखाया जाता है ऐसे, तो इसका फोर्स कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में है या ये डायरेक्शन में है? ये ऐसे डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन में। आई श्योर? मतलब ऐसे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में? इधर सामने इधर जाते इधर आप बनाना, वो होगा डायरेक्शन ऊपर रहेगी उसकी। हाँ, ये धागे का डायरेक्शन ऊपर है, जो भी दोरा रोप जो भी लगा रहा है वो ऐसा है,
फोर्स इधर ही फोर्स इधर ही लगेगा। देखो अगर मैं इस चीज को ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे, हाँ, और वो चीज अगर उठ रही है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर मैं वो ऐसे नहीं खींच रहा हूँ, उसको मैं लेके चल रहा हूँ, पकड़ जाता है, तो मैं उसको एक्सेलरेशन आगे की तरफ दे रहा हूँ, तो फोर्स मेरा ऐसा आएगा। पुल करेगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 है। अगर ऐसे में खींच रहा हूँ उसको, जिसकी वजह से कार जो है ऐसे उठ रही है, तो मेरा फोर्स जो है थीटा में आ जाएगा। और अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूं मैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं ऐसे खींचता हूं, जब मैं ऐसे चलता हूं, तो वो ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। क्यों ऐसे नहीं होती है? क्योंकि उसको नेट रिजल्टेंट फोर्स आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। मैं भले ही उसको ऐसे पकड़ के रखा हूं, एंगल में पकड़ के रखा है मैंने, लेकिन मैं चल तो सीधा रहा हूं ना। जो एक्सेलरेशन में इसको दे रहा हूं वो सीधे डायरेक्शन में दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे रहा हूं। इवन एक मंकी प्रॉब्लम भी है। मंकी प्रॉब्लम में जैसे आप जब ऐसे चढ़ते हो, ओके, तो एक्सेलरेशन, अपनी बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं कितनी तेजी से ऊपर जा रहा हूं या फिर कितना मैं अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा हूं, दैट इज माय फोर्स। मेरा वजन प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द फोर्स इट आई रिक्वायर्ड। मतलब उतना मेरे को फोर्स देना पड़ेगा। मतलब मुझे अपना वजन भी संभालना है, प्लस मुझे एक्सेलरेशन भी देना है। अगर मैं सिर्फ अपना वजन संभाल रहा हूं तो ऊपर नहीं जाता। तो मैं उधर ही जगह पे खड़ा हूं, mg। मेरा वजन कितना है? mg, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे mg प्लस ma फोर्स लगाना है, तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा। मतलब ऐसा फोर्स लगाना है जो मुझे ऊपर लेके जाए। एग्जैक्टली। तो मेरा फोर्स अगर mg को बैलेंस हो गया तो मैं जगह पे खड़ा हूं, और अगर अर्थ की फोर्स ज्यादा लग गई तो मैं नीचे सटकने लगता हूं। तो भाई मैं mg, अपना फोर्स, अपना वजन नहीं पकड़ पाया। अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ mg माइनस ma है तो मैं नीचे सटकने लगूंगा। मतलब मेरा फोर्स ज्यादा होना चाहिए ऊपर जाने के, मतलब Exactly, mg से ज्यादा होना चाहिए। mg से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी जो इमेजिनेशन है, ये तो सारी जो विजुअलाइजेशन है, ये तुम लोग को जरूरत होती है, जो हम स्कूल लेवल्स पे नहीं करते हैं। स्कूल लेवल्स में हम खाली 1-2 स्टेटमेंट्स में सारे लॉस पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, बट उनका जब एप्लीकेशन आता है तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है। ये सारे उनके एप्लीकेशंस हैं। जब क्वेश्चंस, ये मैंने जो एग्जांपल्स दिए ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स नहीं है, ये वो एग्जांपल्स है जो किताब में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आती है। ओके, सो इट इज वेरी इजी, ऐसा कुछ टफ होता नहीं है। सेम थिंग गोज विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेरी फेमस न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी फेमस। अभी इसमें जनरली एग्जांपल अगर मैं दूं कि भाई मैंने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा तो दोस्त ने मेरे को थप्पड़ मारा, तो ये गलत एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि अगर मैंने थप्पड़ मारा, किससे मारा? इससे, इस पे, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगी है, मेरा गाल ही इस पे रिएक्शन दे रहा है, दोनों एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। सो दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअल जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये है, अगर मैं इस जमीन पे खड़ा हूं और इक्विलिब्रियम में हूं, हिल नहीं रहा हूं, मतलब मैं अगर इसको कुछ एक्शन दे रहा हूं तो इस जमीन पे मुझे कोई रिएक्शन दे रही है। तो जमीन जो अपने को रिएक्शन देती है वो हम बोलते हैं नॉर्मल, एन लिखते हो ना, नॉर्मल। ओके, सेम थिंग अगर मैं बात करूं mg की, अर्थ जो है मुझे खींच रहा है, कितने फोर्स से खींच रहा है? mg फोर्स से खींच रहा है, तो मैं भी अर्थ को खींच रहा हूं mg को फोर्स से। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं नीचे गिर जाता हूं, अर्थ ऊपर नहीं आता है। उसका मास ज्यादा है। ओके, उसका मास ज्यादा है तो वो हिलता नहीं है, मैं हिल जाता हूं। तो हम दोनों एक दूसरे को mg फोर्स से खींचते हैं। सो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये एक्शन रिएक्शन कैसा होता है कि भाई ऑपोजिट बॉडीज पे होता है, मतलब इसने मेरे गाल पे मारा तो गाल भी इसको रिएक्शन देगा, और वो भी सेम टाइप का देगा। अगर इसने इसको मारा है तो ये भी इसको मारेगा ही, और उतनी इंटेंसिटी से मारेगा जितना इंटेंसिटी से इसने मारा है। एट द सेम टाइम, सेम टाइम, ये दोनों चीजें सेम टाइम पे होती है। एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे होती है, डिफरेंट बॉडीज पे होती है और सेम नेचर की होती है। तो अगर मैं अर्थ को, हाँ, जैसे कि हेलीकॉप्टर होता है तो फिर जैसे वो विंड ऐसे देता है, मतलब ग्रेविटी उसको ऐसे नीचे खींच रही है, पर वो विंड है ना उसको आने नहीं दे रही है। मतलब उसने उसका रिएक्शन दिया नीचे खींचने का, पर वो भी ऐसा नीचे आने का रिएक्शन दे रहा है कि मतलब वो आ ना सके उसमें।
वो आप एरोडायनामिक्स की बात कर रहे हो, दैट इज एरोडायनामिक्स। जो हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ से ही वो ऊपर जा रहा है। वो नीचे जैसे रॉकेट होता है, नीचे वो प्रोपेल करके नीचे वो एग्जॉस्ट डाल के वो अपने आप को ऊपर जा रहा है। तो जैसे हम जंप मारते हैं, वही चीज होगी। जंप मारते समय हम नीचे इंपैक्ट देके फिर खुद को फोर्स देते हैं अपने वजन से ज्यादा। हमें अपने आप को ऊपर धकेलना है तो हमें अपने वजन से ज्यादा फोर्स देना है, तभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। वही बंदर वाला फंडा, सेम फंडा। तो इतनी सारी चीजें हैं फिलहाल। तो न्यूटन के तीनों लॉज के बेसिस पे फोर्स को जब भी तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, तभी तुम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है।